नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, बिहार की चर्चा करेंगे। बिहार में उपचुनाव है, 4 विधानसभा क्षेत्रों के, लेकिन बड़ा शक्ति प्रदर्शन है और संपूर्ण एनडीए पूरी ताकत के साथ लगने वाला है। तेजस्वी यादव भी, क्योंकि इंडिया ब्लॉक की ही 3 सीटें हैं, एनडीए की 1 सीट हम पार्टी की है जो 2020 में जीती। प्रशांत किशोर कितना आगे जाएंगे यह भी तय होगा। लेकिन देखिए, जब कभी भी हम लोग चुनावी गणित का गुना भाग करते हैं और आमने सामने की लड़ाई की बात सोचते हैं या दृश्य दिखता है, तो एक शब्द, एक वाक्य कहा जाता है, मुसलमान कहाँ जाए। जो बीजेपी के खिलाफ होगा उधर ही मुसलमान रहेंगे। लेकिन देखिए, 4 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हैं, रामगढ़, तरारी, बेलागंज और इमामगंज, और सभी जगहों पर मुसलमान हैं। यदि हम पुराने सिद्धांत को मान लें, मुसलमान कहां जाएंगे, तो मान लिया जाना चाहिए कि इंडिया ब्लॉक की ओर ही जा रहे हैं। लेकिन देखिए, ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट्स आ रही है, जो हमारे संवाददाता या फिर दूसरे मीडिया संस्थानों के रिपोर्टर्स वहां पहुंच रहे हैं, तो उनकी खबर यह है कि मुसलमानों को यह बात सुनने में इस बार अच्छी नहीं लग रही है कि मुसलमान कहां जाए। वे कहते हैं, ऐसा क्यों कहा जाता है हमारे बारे में। रिपोर्टर कह रहे हैं, आप बीजेपी के साथ जा नहीं सकते। तो मुसलमानों का कहना है, ठीक है, आप भी सही कह रहे हैं। सवाल यह पैदा होता है कि यदि मुसलमानों को यह बात अच्छी नहीं लग रही है कि मुसलमान कहां जाएंगे, तो क्या ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ चले जाएंगे। कई विधानसभा क्षेत्रों में ओवैसी की पार्टी ने उम्मीदवार दिए हैं, लेकिन मुसलमानों का जवाब इस पर भी आता है कि वोट बर्बाद नहीं करना। अब भाई, वोट कैसे बर्बाद हो जाएगा? ओवैसी की पार्टी को दे देंगे तो वह तो आपकी पार्टी है। तो मुसलमान इस बात को समझते हैं, रणनीतिक रूप से समझ रहे हैं कि ओवैसी की पार्टी को सिर्फ मुसलमानों का मत मिलता है और सिर्फ मुसलमानों के मत से सीमांचल के कुछ विधानसभा क्षेत्रों को छोड़ दीजिए तो बाकी जगहों पर जीत हासिल नहीं की जा सकती। तो फिर मुसलमान, प्रशांत किशोर जो नया दावा, नया गणित और नए समीकरण की बात कर रहे हैं, 4 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव में उन्होंने बेलागंज में एक मुसलमान उम्मीदवार दे दिया और इसका कितना बड़ा परिणाम देखने को मिला कि शहाबुद्दीन फैमिली और लालू फैमिली में फिर से दोस्ती हो गई। स्वयं लालू यादव ने ओसामा साहब को फोन किया, हिना साहब को फोन किया। उनके पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। तो जो रिश्तों में खटास थी, वह रिश्ते फिर से एक हुए। लेकिन मुसलमान कहां जाएंगे, इस बात पर विवेचना शुरू हो गई है और मंथन शुरू हो गया है। और यदि मुसलमानों का मन हिलने लगा, आरजेडी के नेतृत्व को भी लगता है कि मुसलमान कुछ छिटक रहे हैं और जहां विकल्प मिल रहा है उधर चले जा रहे हैं। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र का चुनाव परिणाम, पप्पू यादव की जीत, इसका सीधा सीधा प्रमाण है। आरजेडी की तो जमानत ही जब्त हो गई थी बीमा भारती की। रुपौली विधानसभा का उपचुनाव बिल्कुल प्रत्यक्ष गवाही देता है कि मुसलमानों ने आरजेडी को वोट नहीं किया। तो मुसलमान कहां जाएंगे? और मुसलमान कभी इधर उधर अब तक नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ, बीजेपी, एंटी बीजेपी रहे हैं। अब यदि उन्होंने कोई विकल्प चुनना शुरू कर दिया तो इसका दूरगामी असर क्या होगा, इसकी विवेचना की जानी चाहिए। राजनीतिक विवेचना और सामाजिक विवेचना दोनों आवश्यक है। अजीत जी, देखिए ज्ञानेश्वर जी, बिहार में या कहीं भी देश के दूसरे राज्यों में भी अगर आमने सामने की लड़ाई है, अगर जी। कोई तीसरा विकल्प नहीं है, तो फिर मुसलमान के वोट करने का एक ट्रेंड होता है। वो एक पैटर्न है कि वो इंडिया ब्लॉक जो है, जो बिहार में महागठबंधन था या महाराष्ट्र में अभी जो महाविकास आघाड़ी है, तो ये चाहे जिस नाम से हो, उस नाम जिधर कांग्रेस हो और दूसरी प्रादेशिक पार्टियां जो भाजपा विरोधी हैं उनके साथ जाता है। जी। उसमें उसको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, कैंडिडेट कौन है इसकी भी चिंता नहीं करनी होती है, क्योंकि आमने सामने का चुनाव होता है। एनडीए वर्सेस इंडिया ब्लॉक अगर हम लोग मान लें,
और पिछले ही लोकसभा चुनाव को अगर आधार माने तो जहां भी कोई तीसरा विकल्प नहीं था, जैसे आपने एक पूर्णिया का जिक्र किया, तो इंडिया ब्लॉक और एनडीए का आमने सामने की लड़ाई थी, उसमें मुसलमानों ने इंडिया ब्लॉक को वोट दिया। तो ऐसी स्थिति में तो कोई कंफ्यूजन नहीं पूर्णिया है। ने कहा इंडिया ब्लॉक को वोट दिया, पूर्णिया में नहीं नहीं, इंडिया ब्लॉक वोट पूर्णिया दिया। को जैसा आपने कहा कि पूर्णिया एक, हमने कहा ना कि जहां तीसरा विकल्प था, जैसा आपने कहा कि पूर्णिया है, तो उसको छोड़ दें, तो जहां उस तरह के दो चार और सीटों को छोड़ दें जहां सीधा मुकाबला था एनडीए ब्लॉक और इंडिया के बीच में, वहां लोगों ने इंडिया को चुना। बंगाल में कोई, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा नहीं थी, लेकिन वही लड़ाई लड़ रही थी बीजेपी से, तो उनके साथ गया। तो ये प्राइमरी फोकस के साथ उसने वोट दिया कि बीजेपी को हराना है, जो बीजेपी के खिलाफ का जो गठबंधन है उसको वोट देना है। लेकिन जहां तीसरा विकल्प होता है, जहां कोई नया विकल्प है जो राज्यों में आमतौर पर देखने को मिलता है, तो वहां मुसलमान टैक्टिकल वोटिंग करते हैं। वहां उनकी कोई एक रणनीति ऐसी नहीं तय होती है कि इन्हीं को देना है या इसी ब्लॉक को वोट देना है। फिर वो टैक्टिकल वोटिंग करते हैं कि कौन जीत रहा है। और इसी के लिए ये भी कहा जाता है, आमतौर पर हम लोग बहुत दिन से सुनते हैं, आज नहीं, हम लोग 30 साल 40 साल से ये सुन रहे हैं कि उनकी, मुसलमानों की रणनीति आखिरी दिन बनती है। आखिरी दिन ये तय किया जाता है कि किसको वोट करना है, और आखिरी दिन में ये कहा जाता है कि बिलागंज से आवाज आई कि देखिए 13 तारीख को वोटिंग है, उसके पहले वाले जुम्मे के दिन नमाज अदा करने के बाद तय करेंगे कि वोट किसे देना है। हाँ, और यह बात ही उम्मीदवारों की नींद को गायब किए हुए है। हाँ, तो एक ऑप्शन तो उन्होंने, एक बात तो क्लियर कर दी ना कि हम जिस तरह से पहले कहा, माना जाता था कि आप बंधुआ वोटर हैं और आपको आरजेडी को ही देंगे, ये मिथक तो टूट गया। ये तो स्पष्ट कर दिया, जब आप विचार कर रहे हैं कि हम किसको देंगे, तो इसका मतलब कि वो बात तो खत्म हो गई, जो पुराना मिथक था वो तो खत्म हो गया। हो सकता आप जिसको देना हो, लेकिन अभी कम से कम आप विचार कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो ये जो हमने कहा कि पहला जुम्मा हो या मतदान की आखिरी पहले रात, जिसको कयामत की रात बोलते हैं वो रात हो, कत्ल की रात जिसको बोलते हैं वो रात हो, या फिर वोटिंग के दिन, हमने देखा है ज्ञानेश्वर जी, आपने भी देखा होगा कि दोपहर के बाद बदलता है रुख, दोपहर के बाद तय होता है, और दोपहर तक ये वॉच किया जाता है कि बाकी लोग किसको वोट कर रहे हैं, किस उम्मीदवार के पक्ष में लोग जा रहे हैं, और उसके हिसाब से स्ट्रेटजी बनाई जाती है। और दोपहर के बाद भीड़ उमड़ती है, और वहीं भीड़ रहती है 5 बजे 6 बजे मतदान खत्म हो जाने के 2 घंटे 3 घंटे बाद तक बूथ में। तो ये एक पुरानी रणनीति है, इस तरह से वोट करते हैं वो लोग। तो वो अभी भी होगा, अगर खासतौर से हम लोग बेलागंज को माने तो वो अभी भी होगा। देखिए, उनका प्राइमरी गोल तो यही होगा कि जो बीजेपी को हराएगा उसको वोट करेंगे। वो ये तय करना है उनको कि बीजेपी को, बीजेपी का जो उम्मीदवार है, हाँ, उसको जेडीयू का जो उम्मीदवार मनोरमा देवी है, मान लीजिए खाली बेलागंज की बात अगर हम लोग कर रहे हैं, तो वहां सुरेंद्र यादव का बेटा हरा रहा है या प्रशांत किशोर का उम्मीदवार हरा रहा है, आरजेडी का कैंडिडेट हरा रहा है या प्रशांत किशोर का उम्मीदवार हरा रहा है, ये वो देखेंगे। अगर उनको लग गया कि प्रशांत किशोर का जो उम्मीदवार है वो सिर्फ मुसलमान वोट की पूंजी पर काम कर रहा है, उसको दूसरा कोई वोट नहीं मिल रहा है, तब फिर नहीं मिलेगा मुसलमान का वोट। बिल्कुल, चाहे आप कितने भी काबिल योग्य मुसलमान उम्मीदवार हो, आपको नहीं मिलेगा वोट। बिल्कुल, अगर उसको ये लग गया कि यादव का वोट बट रहा है, मनोरमा देवी को भी जा रहा है और विश्वनाथ यादव को भी जा रहा है, और कोई एक दूसरा वोट, जिसकी चर्चा हम लोग सब जानते हैं कि हुई है चुनाव के पहले, कि भूमिहार का वोट जो नाराज है जेडीयू से, भूमिहार उस इलाके के, उन लोगों ने लोकसभा चुनाव में हरवाया जेडीयू के उम्मीदवार को, उसी को जहानाबाद में, अगर वो साथ में आ जाते हैं इस बार, फिर ये सोच करके चलते हैं कि हमको जेडीयू को हरवाना है, और अगर वो वोट प्रशांत किशोर के साथ आता है, तो तय मानिए कि फिर मुसलमान एक मुश्त वोट करेगा प्रशांत किशोर के उम्मीदवार को। तो ये वही बात हो गई जो हम लोग पिछले 2 महीने से बात कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर के साथ मुसलमान तो तभी जुड़ेगा जब वो कोई दूसरे वोट की पूंजी दिखाएंगे। उनके पास कोई दूसरा वोट होगा, उनकी पूंजी होगी, वो टक्कर देने की स्थिति में होंगे, बीजेपी को हराने की स्थिति में होंगे मुसलमान वोट जुड़ने से, तभी मुसलमान उनके साथ आएगा। चाहे वो बेलागंज की बात हो या पूरे बिहार की बात हो, ये वो अपना वोट बर्बाद करने की जो बात आपने कही ना, मुझे आश्चर्य हुआ जी, मुझे आश्चर्य हुआ। मेरे एक पुराने साथी हैं मोहम्मद हमजा, अब अपना चैनल चला रहे हैं, वो पिछले दिनों बेलागंज गए थे और जुम्मे की नमाज के बाद लोगों से बात कर रहे थे। तो हमने यह देखा, जिन लोगों से बात कर रहे हैं मुसलमान कौम के लोग डिबेट कर रहे हैं। हमजा ने पूछा कि आपके पास आरजेडी के लिए वोट मांगने अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे बड़े नेता आएंगे, उसामा साहब की एंट्री तो अभी हुई है। तो मुसलमान कह रहे थे कि भाई उनसे तो पूछेंगे ना कि आप केवटी में चुनाव क्यों हार गए। केवटी में यदि मुसलमान और यादव दोनों एक साथ हो जाए तो कोई हरा ही नहीं सकता है, इसके बाद भी आप चुनाव हार गए, तो आपके साथ क्या खेला हुआ था।
तो मुसलमान यदि इतना जिरह करना प्रारंभ कर दिए हैं, तो इसका मतलब है कि मन में बेचैनी है और मन में कोई छटपटाहट है। देखिए, ये उस उनका जो प्रशांत किशोर का जो एजेंडा रहा है, जो प्रशांत किशोर जिस मुद्दे पर प्रचार करते करते रहे अभी तक, एक तरह से ये उसकी सफलता है। वो बार बार यही कहते रहे कि आपको बंधुआ माना जाता है, आपका जहां वोट होता है वहां लालू यादव अपनी जाति का उम्मीदवार खड़ा करके उसको चुनाव जितवा लेते हैं, और जहां आपका उम्मीदवार खड़ा होता है वहां लालू यादव की जाति आपको वोट नहीं करती है। तो सेक्युलर होने का या बीजेपी को हराने का झंडा सिर्फ आप ही अकेले उठाए हुए हैं, बाकी लोग तो अपने परिवार की राजनीति कर रहे हैं, अपनी जाति की राजनीति कर रहे हैं। तो आप क्यों नहीं अपने हित की राजनीति कर रहे हैं? ये वो बार बार कहते हैं। उनकी बस्तियों में, मुसलमानों की बस्तियों में जाकर के ललकारा उन्होंने कि आप अपने बच्चों के बारे में, आप इस जो सड़कें हैं आपकी उसके बारे में, स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में आप क्यों नहीं सोचते हैं? आपने क्यों ये ठेका उठा रखा है कि बीजेपी को? एक और नई चुनौती पैदा कर रहे हैं वो ना प्रशांत किशोर, भाषण में वह कुरान की आयत पढ़ने लगते हैं। अब जो गैर मुस्लिम नेता है और लहजा बिल्कुल काबिल मुसलमान की तरह होता है, इकरा की बात करने लगते हैं। और देखिए, चुनाव जो हो रहे हैं वह शाहबाद और मगध का इलाका है। मैं कल मुसलमानों के बारे में वहां समझ रहा था कि वहां के मुसलमानों की क्या स्थिति है। तो लोग बता रहे थे कि देखिए, अपेक्षाकृत बिहार के जो दूसरे हिस्से हैं उसकी तुलना में इधर के मुसलमान ज्यादा समृद्ध रहे हैं। मैंने पूछा कैसे, तो लोगों ने बताया कि देखिए 70-80 में ही इधर के मुसलमान परिवार कमाने चले गए, वहां जाकर कमाई की और फिर अपने बच्चों को पढ़ाया है। तो उन्हें यह बात समझ में आती है कि नहीं, हमें डिबेट करना चाहिए। तो यह भी मालूम हुआ कि इधर के मुसलमानों की माली स्थिति, या जाकर आप घर देखें तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, ये ठीक ठाक है। तो वे जिरह कर रहे हैं और प्रशांत किशोर कुरान की आयत पढ़ रहे हैं और पहला शब्द इकरा। यह तो चुनौती है इंडिया ब्लॉक के दूसरे नेताओं के सामने कि वह मुसलमानों के बीच कुरान की आयत भी पढ़े। हाँ, ये तो अभी कोई नहीं कर पाएगा। ये तो जितने नेता जो एनडीए के हों या इंडिया ब्लॉक के हों, वो ये काम नहीं कर पाएंगे। मतलब कोई गैर मुस्लिम नहीं कर पाएगा, कोई हिंदू नेता जाकर के इस तरह से वो कुरान की आयतें नहीं पढ़ पाएगा वहां। ये तो इसमें कोई संदेह नहीं। इस मामले में तो एक एडवांटेज प्रशांत किशोर को है। दूसरा एडवांटेज उस इलाके का, जो आपने कहा, अगर वहां का सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक दूसरी जगह से अलग है और वहां के मुसलमानों ने अगर विकास का स्वाद चख लिया है, अगर उनको पता चल गया है कि पढ़ाई लिखाई कितनी जरूरी है और उससे जीवन सुधर सकता है और जीवन स्तर बेहतर हो सकता है, अगर उन्होंने इसका स्वाद लिया हुआ है, तब तो फिर वो इस मुद्दे पर जरूर बहस करेंगे। तब वो जरूर इस मुद्दे पर जाकर के इस मुद्दे को प्राथमिकता देंगे। उनके वोटिंग बिहेवियर में ये चीज दिखेगी। लेकिन इसमें हम स्केप्टिकल इसलिए रहते हैं, हमको संशय हमेशा इसलिए रहता है क्योंकि वोटिंग बिहेवियर जो है वो थोड़े से लोगों का इन चीजों से प्रभावित होता है। और वो वहां हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, ये सिर्फ मुसलमान की बात नहीं, हिंदुओं में भी अपनी जाति को वोट देने, अपनी जाति के उम्मीदवार को वोट नहीं दें, ऐसा बहुत कम होता है बिहार में। लोग जाति के उम्मीदवार की तरफ जाते हैं जो थोड़े से पढ़े लिखे हों या जिनकी जो वोक लोग हैं, जिनको जो जागरूक लोग हैं, जो बाकी चीजों को समझते हैं, वो डिबेट करते हैं और वो अपने कास्ट लाइन से अलग हट के वोट करते हैं। लेकिन वैसे लोगों की संख्या बहुत कम होती है। तो ये एक देखना होगा कि ये जो डिबेट करने वाले लोग हैं, जो सवाल उठाने वाले लोग हैं, जो बहुत सेंसिबल सवाल उठा रहे हैं, उनकी संख्या कितनी है और बाकी जो बड़ी आबादी है वो इससे प्रभावित होती है कि नहीं होती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक जो वोक लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, जिन्होंने विकास का स्वाद चखा हुआ है, जिन पढ़ाई लिखाई के महत्व को जानते हैं, रोजगार के महत्व को जानते हैं, वो प्रशांत किशोर के एजेंडे से प्रभावित हो और बाकी लोगों के लिए एकमात्र एजेंडा यही है कि अगर यादव सुरेंद्र यादव के साथ जाता है तो हमको उसी के साथ जाना चाहिए क्योंकि वही जेडीयू आ रहा है। तो ये एक देखने की बात होगी जब आप सुरेंद्र यादव की ताकत को कमतर तो कोई मान नहीं सकता। सुरेंद्र यादव की ताकत लगातार जीतते रहे, लगातार वो चुनाव जीतते रहे और इस बार लोकसभा चुनाव जीतने के बाद तो उनकी ताकत और बढ़ी है। तो ये स्थिति है, इसको समझना होगा ग्राउंड पर। और दूसरी बात यहाँ एक फर्क बेलागंज का ये है ज्ञानेश्वर जी, यहाँ जेडीयू का कैंडिडेट है, नीतीश कुमार का कैंडिडेट है। तो जहां नीतीश कुमार का कैंडिडेट होता है वहां डिवीजन बहुत शार्प नहीं होता है, वहां मुसलमान भी रिलैक्स होता है, कॉम्प्लिसेंट होता है, उसको भी लापरवाही रहती है, उसको भी ये नहीं रहता है कि एकदम जुनून में जाकर के बीजेपी का कैंडिडेट होता तो ज्यादा जुनून देखने को मिलता है कि बीजेपी के कैंडिडेट को हराना है। जेडीयू का कैंडिडेट है तो वहां ऐसे भी कुछ लोग जोखिम ले सकते हैं कि जेडीयू का कैंडिडेट है तो, और इस जीत से बिहार की सत्ता पर कोई फर्क नहीं पड़ना है कि न कोई सरकार गिरनी बिगड़नी तो है नहीं इससे, और जेडीयू का कैंडिडेट है, मनोरमा देवी है, तो इसलिए भी वो एक जोखिम ले सकता है। यहाँ एक जोखिम हम कह रहे हैं, वो ये जोखिम ले सकता है इस प्रयोग का कि प्रशांत किशोर के साथ जाया जाए।
लेकिन उसके लिए भी प्रशांत किशोर को अपना कुछ एक वोट की पूंजी दिखानी होगी, जो हम बार बार कहते हैं कि उसके बिल्कुल बिना बिल्कुल। राजनीति नहीं हो सकती है बिहार में। हर जगह लेकिन दो कोर वोट चीजें देखा दो जाता चीज है। हाँ, लेकिन दो चीजें पूंजी दिखानी होगी, और पूंजी कितनी आती है देखने की बात है। ओवैसी की पार्टी का भाव गिरेगा। और तीसरी बात कि देखिए, प्रशांत किशोर, या यूं कहें कि ओसामा साहब की बात कर लेते हैं, जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं हमारे कारण। ओसामा साहब के राजनीति में आने, मतलब आरजेडी से जुड़ जाने के बाद, क्या मुसलमान जो छिटक रहे थे, जो छेड़ा दिख रहा था, क्या इसे रोका जा सकेगा? क्योंकि ओसामा साहब साहबुद्दीन के बेटे हैं। राजनीति का गुर उन्होंने कितना सीखा है, यह अभी किसी को पता नहीं है। हाँ, लेकिन उनका ये बात आपने ठीक कही कि उनके आने से मुसलमान जो छिटक रहा था आरजेडी से, क्या वो जुड़ सकता है? तो उसमें मेरा बिल्कुल। जवाब है कि हाँ, जुड़ सकता है, वो बिल्कुल जुड़ सकता है। वो इसलिए जुड़ सकता है क्योंकि यहाँ राजनीति का गुण तो देखते ही नहीं है लोग। राजनीति का गुण देखिएगा तो सबसे गुणवान व्यक्ति तो प्रशांत किशोर घूम रहे हैं बिहार प्रदेश में, इतनी मेहनत करें, जिनकी राजनीतिक क्षमता, जिनके राजनीतिक गुणों को इस देश के हर प्रदेश के नेताओं ने स्वीकार किया हुआ है, जिन्होंने अपने को साबित किया हुआ है अलग अलग डाइवर्स, अलग अलग भाषा और अलग अलग संस्कृति वाले राज्यों में जाकर के। तो उस गुण के आधार पर तो कोई उनको ऐसा नहीं है कि हाथों हाथ लोग ले रहे हैं, उनके प्रति उत्साह है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि उनकी इस गुण की वजह से खाली लोग चुन लेंगे उनको। जी। तो गुण का मतलब नहीं है ज्ञानेश्वर जी, आइडेंटिटी का मतलब है। तो उसामा साहब की आइडेंटिटी है कि वो शहाबुद्दीन के बेटे हैं, और शहाबुद्दीन एक समय एक छत्र नेता रहे हैं, उनसे लोग मुसलमान अपने प्रदेश का चाहे जहां का हो वो आइडेंटिफाई करता था अपने को। तो बिल्कुल। वो आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स काम करेगी, अपने उनके उस आइडेंटिटी की वजह से, उनके आरजेडी के साथ लौटने की वजह से मुसलमान आरजेडी को अगर छोड़ रहा था कहीं, वो वो सोचेगा कि हमको नहीं छोड़ना चाहिए है, पार्टी मजबूत हो रही है, कम से कम एमओआई का जो 32% वोट का समीकरण है वो मजबूत हो रहा है। तो ये एक मैसेज होगा ओसामा साहब के आने और उनकी मां जोहिना साहब के आने का, एक मैसेज तो ये होगा। लेकिन तब भी मुसलमान ये विचार जरूर करेगा कि लालू यादव के साथ कोई दूसरा वोट जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, लालू यादव इतने सक्षम हो रहे हैं कि नहीं कि वो बीजेपी को हरा दे, या कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जो 20 साल से हम लोग लालू यादव के साथ लगे हुए हैं और लालू यादव कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनकी पार्टी कुछ नहीं कर पा रही। तो ये उनके यहाँ डिबेट होगा, ये सोचेंगे, इस बात पर विचार किया जाएगा कि लालू यादव के साथ कौन आ रहा है। जो स्थिति दिल्ली में हुई थी, जब अरविंद केजरीवाल का अभ्युदय हुआ, तो शीला दीक्षित के साथ रहने वाले मुसलमान भी चले गए उधर। हाँ, अरविंद केजरीवाल के साथ चले गए, उनको कोई दिक्कत नहीं हुई, उनको एक विकल्प देखना था, उनको एक नया विकल्प चाहिए था, तो अरविंद केजरीवाल का विकल्प आया। अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली में पहले चुनाव में मिडिल क्लास जुड़ा, प्रवासी जुड़े, जो प्रवासी हैं खासतौर से बिहार और पूर्वांचल के जो लोग हैं वो जुड़े प्रशांत उनके साथ, अरविंद केजरीवाल के साथ, और उन्होंने बड़ी संख्या में प्रवासियों को टिकट दिया था। देखिए, टिकट का भी फैक्टर होता है, जो प्रशांत किशोर इस बात को समझ रहे हैं। उसके पहले क्या होता था, प्रतीकात्मक रूप से भारतीय मतलब कांग्रेस के पास एक महाबल मिश्र होते थे, उनको टिकट दे दिया जाता था प्रतीकात्मक रूप से, और कोई दूसरा आदमी नहीं दिया जाता था। इन्होंने 1 दर्जन उम्मीदवार उतार दिए प्रवासी, बिहार के और पूर्वांचल के, तो उसका भी एक मैसेज हुआ, वो वोट गया, तो मुसलमान को लगा कि हाँ, कांग्रेस का मठ उजाड़ रहा है, तो चलते हैं प्रशांत किशोर इसके अरविंद केजरीवाल के साथ। तो अगर ये मैसेज वहां भी होता है कि देखिए इनका लालू यादव का मठ तो बस नहीं रहा है, इतने दिनों से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, क्या पता प्रशांत किशोर जो नए जोगी आए हैं उनके साथ बहुत लोग जुड़ रहे हैं, उनके साथ वो वोट जुड़ रहा है जो बीजेपी का था, जो बीजेपी को छोड़ के आ रहा है, तो उस वोट के आने का मैसेज होगा, तो मुसलमान को जुड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो इस बात को आखिरी दिन तक असेसमेंट करेगा इस बात का। बिल्कुल। अब उसके सामने एक दुविधा, ओसामा साहब के आने के बाद एक नई दुविधा हो गई उसके सामने। पहले तो उसको लग रहा था कि भाई हमारे नेता छोड़ के चले गए, जो बड़े नेता है अब रहे नहीं, तस्लीमुद्दीन साहब है नहीं, शहाबुद्दीन है नहीं, मोतियुर रहमान नहीं है, जितने बड़े जो अलग अलग इलाकों के हम जो प्रतीकात्मक चेहरे हैं, और जो है वो चुनाव नहीं जीत पा रहा है, अब्दुल बारी सिद्दीकी हार जा रहे हैं, तो हम कितने दिन तक इनके साथ लगे रहे। और लालू यादव के परिवार को तो कोई दिक्कत नहीं है ना ज्ञानेश्वर जी, तेजस्वी यादव तो नेता प्रतिपक्ष हो गए और कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मिला हुआ है, उनकी एक बेटे और एमएलए हो गए, एक बेटी राज्यसभा चली गई, तो परिवार को तो दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कम्युनिटी उनके साथ जुड़ी हुई है, उस कम्युनिटी का क्या भला हो रहा है? बिल्कुल। प्रशांत किशोर जो उनको चैलेंज कर रहे हैं इन्हीं इशू पर, ये जो है दुखती रग है जिसका जिक्र वो बार बार कर रहे हैं कि आपको क्या मिल रहा है, आप जो झोला उठा करके घूम रहे हैं, शामिल बाजा बने हुए हैं, तो उसका क्या फायदा है आपको? तो ये चीजें, इन चीजों पर डिबेट होगा। लेकिन जो 2 सीट हम लोग बार बार चर्चा किए, पूर्णिया और रुपौली, उन दोनों में बड़ा केयरफुली मुसलमानों ने चुना कि हमको किसके साथ जाना चाहिए। जैसे बीमा भारती जम जाती है, अगर बीमा भारती को वोट मिल रहा होता आरजेडी के नाम पर, तो फिर हो सकता है मुसलमान उधर जाते,
लेकिन उनको पता चल गया कि बीमा भारती को वोट नहीं मिल रहा है, तो वो पप्पू यादव के साथ, पप्पू यादव को जितवाया उन्होंने। और रुपौली में शंकर सिंह के साथ वोट जा रहा था, लग रहा था कि शंकर सिंह चुनाव जीतेंगे, तो वो उनके साथ हुए। तो ये वो यहाँ भी बेलागंज में भी इस बात का सिवान में भी मुसलमान चले गए थे हिना साहब के साथ, लेकिन यादव चले गए अवध बिहारी चौधरी के साथ। और ओसामा साहब की एंट्री के साथ ही सिवान में जो पॉलिटिक्स है वो गर्मा जाएगी, क्योंकि देखिए कुछ तो सौदा हुआ होगा। ओसामा साहब रघुनाथपुर से चुनाव लड़ेंगे या सिवान से लड़ेंगे, कितनी सीटों की बात हुई। यदि सिवान से लड़ना है तो फिर अवध बिहारी चौधरी का क्या होगा। और सिवान में वैसे भी पहले से ही MY समीकरण नहीं काम करता है, बाकी जगहों पर काम करता है लेकिन सिवान में काम नहीं करता है। तो सिवान में तो साहबुद्दीन की पत्नी हिना साहब इसलिए चुनाव मैदान में थी कि उन्हें लग रहा था कि जो साहबुद्दीन के शुरुआती दिनों में जो सबन समाज साथ था वह अंतिम समय तक साथ रह जाएगा, लेकिन अंतिम समय तक साथ नहीं रहा, उसमें छेद हो गया। लेकिन अवध बिहारी चौधरी और हिना साहब दोनों एक ही उम्मीदवार होते तो वहां भी जीत हो जाती, जैसे पप्पू यादव चुनाव जीत गए पूर्णिया में। हाँ बिल्कुल हो जाती। और तब अगर वहां अकेले हिना साहब ही होती तब भी हो सकता है, जो कि जिस तरह की नाराजगी हम लोगों ने देखी थी कि जो रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी को लेकर जो उनके, हाँ उनके उनके बैकग्राउंड को लेकर के जो विरोध था लोगों में, वो विरोध वोट आ सकता था साथ में इनके। लेकिन जब लगा कि MY समीकरण का वोट ही दो हिस्सों में बट रहा है, एकदम मतलब स्पष्ट डिवीजन है, तो फिर तीसरा वोट क्यों जाएगा उनके साथ, दोनों में से किसी के साथ भी क्यों जाएगा। अगर रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी को विजय लक्ष्मी देवी को हराने का की भी सोच किसी में होती तो वो क्यों जाता, जब ये दोनों में से कोई जीतने की स्थिति में नहीं था। तो ये सब अल्टीमेटली अभी इतनी जल्दी लोगों का व्यवहार बदल जाएगा, लोगों की सोच बदल जाएगी, ये सोचना भी थोड़ी जल्दीबाजी हो जाएगी। लोग अंत तक ये विचार करेंगे कि कौन जीत हार रहा है, वोट किसके साथ ज्यादा जा रहा है, कौन चैलेंज दे रहा है। ये एक बड़ी चुनौती है प्रशांत किशोर के साथ आगे की राजनीति में। अभी बाई इलेक्शन तो जो चुनौती है, चुनाव के 15 दिन पहले दोनों ही गठबंधन इस बात को लेकर परेशान है कि प्रशांत किशोर का उम्मीदवार किसी न किसी को परेशान तो कर रहा है। तो प्रारंभिक सफलता तो इस रूप में देखा जाना चाहिए ना कि आपको नोटिस लेना पड़ रहा है ज्ञानेश्वर जी। लेकिन ये सिर्फ 15 दिन का मामला नहीं है ना, हम ही लोग कितने दिन से चर्चा कर रहे हैं। ये तो प्रशांत किशोर के 2 साल की पदयात्रा की संचित पूंजी है, जिसको वो भुनाने पर उपचुनाव में उतर गए हैं। दो साल जो उन्होंने पदयात्रा की है और उससे जो उन्होंने माहौल बनाया है, ये उसकी भी परीक्षा होनी है कि आप जिस, हालांकि इस इलाके में उनकी पदयात्रा आई नहीं है, इसलिए ऐसे डायरेक्ट मतलब ये नहीं है कि लोग उनके साथ जुड़े समझे। लेकिन सोशल मीडिया के जरिए जो लोगों ने देखा है, जो कंसर्न शो किया है उनके प्रति, जो उनके एजेंडे को समर्थन दिया है, उसकी परीक्षा होनी है। और अपने उन्होंने एक बहुत बड़ा दाव लगा दिया ये कह के कि हम 2025 को सेटल करेंगे 2024 में। तो ये भी बड़ा दाव हो गया। आपने अपने आप को ही सीधे दाव पर लगा दिया वहां झारखंड की राजनीति में, माफ करिएगा बिहार की राजनीति में। तो वो उसको समझना होगा उनको। हर चारों सीटों पर बेलागंज तो इसलिए लड़ाई हो गई कि बेलागंज में 2 पहलवान आ गए यादव समाज से और उन्होंने उसमें एक मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर दिया। अब लड़ाई इमामगंज में भी अच्छी हो गई, लेकिन जीतन राम मांझी की VIP बहु चुनाव लड़ रही हैं वहां कार्यकर्ताओं में। और देखिए RJD ने भी रोशन कुमार मांझी एलियस राजेश मांझी को टिकट दे दिया, 2010 में चुनाव भी लड़े थे। और इनके बीच में प्रशांत किशोर ने एक डॉक्टर जितेंद्र पासवान को, जो देखिए चिकित्सक तो है नहीं, MBBS चिकित्सक तो नहीं है, उन्हें उम्मीदवार बना दिया है। तो वहां भी लड़ाई दिलचस्प हो गई है। देखिए ये जो आपने कहा ना कि चिकित्सक MBBS हो या RMP वाले हो या BAMS वाले, BHMS वाले हो, चाहे जिसके हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है ना। मरीज इलाज गांव के लोगों का कौन कर रहा है। हमारे यहाँ हमको खूब ध्यान है डॉक्टर राजेश कुशवाहा जब कैसे जीत गए थे केसरिया से, इसी नाम पर कि वो गरीबों का सस्ते में इलाज करते हैं, और इस तरह से वो चुनाव जीत गए। तो लोगों की मदद लोग अपने मदद करने वाले को पहचानते हैं, उसकी डिग्री थोड़े देख रहे हैं। लोग ठीक हो रहे हैं तो ठीक हो रहे हैं। अजीत जी याद कीजिए डॉक्टर CP ठाकुर को जब टिकट मिला था, बड़े डॉक्टर थे, आला लगाकर पूरा चुनाव प्रचार उन्होंने किया था, और लोग CP ठाकुर नहीं जानते, डॉक्टर साहब आ गए थे, डॉक्टर साहब आ गए। तो ये एक आइडेंटिटी हमने, आपने सोशल मीडिया में जो पोस्ट लिखा, हमने उसके बाद बात की लोगों से, लोगों ने कहा कि ये बात ठीक है, ये पढ़े लिखे लोगों की बात है, डॉक्टर बिरादरी में बात है कि अरे MBBS थोड़े हैं, MD थोड़े हैं, लेकिन आम आदमी को उससे क्या मतलब है। डॉक्टर उसको आसानी से उपलब्ध है। आज बड़े MBBS MD डॉक्टर के यहाँ चला जाए तो 2 दिन पहले से लाइन लगाइए, नंबर लगाइए, 1000-1500 रुपए की फी है, और लंबे लंबे इलाज चेकअप है, और उसके बाद तब दवा है। तो कोई आदमी अगर सस्ते में इलाज कर दे रहा है, उसकी बीमारी ठीक कर रहा है, और
छोटी छोटी बीमारियां होती हैं ज्यादातर लोगों को, तो गंभीर बीमारी का इलाज तो क्या कोई करेगा। तो ये एक आइडेंटिटी है डॉक्टर जितेंद्र पासवान की। दूसरे पासवान वाली जो आइडेंटिटी है, देखिए जिस तरह से स्पष्ट डिवीजन है कि एससी के अंदर वर्गीकरण का मामला तो अब एक्सेप्टेड हो गया है। देखिए हरियाणा सरकार ने कैबिनेट करके लागू कर दिया, और कल ही कर्नाटक सरकार की कैबिनेट ने भी कहा कि हम भी लागू कर रहे हैं, और उसने भी एक सदस्यीय कमीशन बना दिया कि आप सुझाव दीजिए कि किस तरह से लागू करें। तो अब पूरे देश में इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो ऐसी स्थिति में जो आइडेंटिटी है पासवान की, जो उसको पता है कि अगर आरक्षण में वर्गीकरण हुआ तो उसका हक छीना जाएगा, उसके अभी तक जो वो लाभ ले रहा था उसका लाभ थोड़ा कम होगा, तो उस आइडेंटिटी से अगर प्रभावित होकर के वो जितेंद्र पासवान के साथ गया अगर, और दूसरी तरफ मांझी वोट बंटते हैं, और प्रशांत किशोर के प्रचार से प्रभावित होकर के जो आइडियलिस्ट लोग हैं, जो आदर्शवादी या आकांक्षी लोग हैं, देखिए हम एस्पायरेशनल लोगों की संख्या बहुत है बिहार में भी। हम बार बार कहते हैं कि अब लोग चाहते हैं कि चीजें बदले, अच्छी हो, अच्छी दिशा में चीजें बढ़े। अगर उस वर्ग के लोग साथ में आ जाते हैं तो वहां भी उलटफेर हो सकता है। देखिए ये दो सीटें जो आप बात कर रहे थे दिवाली और छठ में आने वाले लोगों का आना प्रारंभ हो गया है, और हर बातचीत में देखिए पहली बातचीत शुरू हो रही है घर परिवार के बाद, अच्छा प्रशांत किशोर की क्या स्थिति है, लोग ये पूछना शुरू कर चुके हैं। और दूसरी बात उसमें अब ये भी ऐड करिए कि जितनी तकलीफ उठा करके लोग जा रहे हैं, वो पीड़ा भी वहां प्रकट होगी। ऐसा नहीं है, उस पीड़ा का भी प्रकटीकरण होगा वोट में। अगर वो लोग वहां रहते हैं, वहां के वोटर हैं, अगर वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और हमने देखा प्रशांत किशोर ने इस बात को पकड़ा कि अगर इस तरह से इतनी तकलीफ उठा करके आपका बेटा वहां से आ रहा है अगर दिवाली और छठ मनाने, तो ये आपकी कमी है कि आपने उसके हित को देख करके वोट नहीं दिया। तो उसके इंटरेस्ट को वोट दे। इतनी तकलीफ में लोग जा रहे हैं, इतनी तकलीफ में लोग जा रहे हैं। देखिए आप देखा हम लोगों ने कैसे बांद्रा वहां मुंबई स्टेशन पर भगदड़ मच गई, 10 आदमी घायल हो गए, लोग भेड़ बकरी की तरह ट्रेनों में ठूस करके जा रहे हैं। और ये खबर चला दी गई, रेल मंत्री ने कहा कि 7,000 स्पेशल ट्रेन चलाएंगे। कहां से ट्रेन चल रही है 7,000, कब चलेगी, और क्या बिहार में कहां पहुंचेगी ट्रेन आपकी? विंडो तो 6 दिन का होता है, इस 6 दिन में कितनी ट्रेनें चलेंगी? आप 1 महीने में 7,000 ट्रेन चलाने की बात कर रहे हैं। ये जो विंडो है जाने का, जो 6 दिन दिवाली के पहले का जाने का, दिवाली के 2 दिन पहले से और छठ के 2 दिन पहले तक का जो 6 दिन का विंडो है, इसमें कितनी ट्रेनें चल रही? बिल्कुल। जो आप स्पेशल ट्रेन छोड़ दीजिए, ज्ञानेश्वर जी, नियमित ट्रेनें 13-13, 15-15 घंटे की देरी से चल रही है। और टॉयलेट में पानी नहीं है, खाने की चीजें नहीं है, लोग बच्चों परिवार को लेकर के उसमें ठूसे हुए हैं, और आप कह रहे हैं कि हम लोगों को ट्रेनें स्पेशल चला रहे हैं। तो ये तकलीफ भी वहां प्रकट होगी चुनाव के समय में। अगर इस बात को लोग तो बताएंगे, अपनी तकलीफें बयान करेंगे लोग जाकर के, और दुनिया भर के पैसे देकर के लोग टिकट कटा रहे हैं, किराया बढ़ गया दुनिया भर का। तो ये चीजें भी वहां मैटर करेंगी। प्रशांत किशोर इस बात को उठा रहे हैं कि आपने ये जो बच्चे आपके बाहर कमाने गए हैं, आपने इनके बारे में सोचा, इनको याद करिए। ये बात तो मुसलमानों से भी कह रहे हैं कि इनका चेहरा ले आइए और तब जाकर के वोट करिए। आपको लालू यादव चुनाव जीत करके आपको कुछ नहीं दे रहे हैं। एक समय था जब देते थे, वो समय था जब मुसलमानों के बड़े नेता बिहार में थे, और वो नेता अपने से कुछ भी लेने में सक्षम थे, अपने दम पर भी चुनाव जीतते थे। वो लोग कांग्रेस में थे तब भी चुनाव जीतते थे लोग, तो ऐसे नेता थे, अपने दम पर चुनाव जीतते थे। तो अब क्या दे रहे हैं आप? ये सवाल उठ रहा है कि आपको कुछ मिल नहीं रहा है। अंतिम सवाल अजीत जी, अंतिम सवाल, इस पूरी राजनीति और पूरी बहस में ओवैसी की पार्टी के भविष्य को क्या देख रहे हैं? उनके उम्मीदवार भी हैं। यदि प्रशांत किशोर और इंडिया ब्लॉक में मुसलमानों के मतों का विभाजन होगा तो फिर ओवैसी की पार्टी गैर सीमांचल वाले विधानसभा क्षेत्रों में तो बिल्कुल ही डूबी जाएगी। नहीं, देखिए सीमांचल के क्षेत्र में भी उनको झटका लग सकता है। अगर वहां चुनाव होगा अगले साल विधानसभा चुनाव में, प्रशांत किशोर वहां अपने उम्मीदवार उतारेंगे, तो वहां भी ओवैसी की पार्टी को झटका लग सकता है। और वो इसलिए लगेगा क्योंकि ओवैसी कोई कंस्ट्रक्टिव एजेंडा लेकर के चुनाव नहीं लड़ रहे। वो कोई कंस्ट्रक्टिव एजेंडा नहीं है उनके पास। वो कोई ऐसा नहीं है कि बड़ा एक आकांक्षी लोगों को एड्रेस कर रहे हैं कि हम स्कूल और कॉलेज खुलवा देंगे, हम अस्पताल खुलवा देंगे, हम रोजगार की व्यवस्था करेंगे। इस एजेंडे पर नहीं लड़ रहे हैं। वो ऐतिहासिक अन्याय की दुहाई देकर के लड़ रहे हैं कि अन्याय हो रहा है आपके साथ, आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है, आपकी जबान बंद कराई जा रही है, आपको परेशान किया जा रहा है। तो ये बात तो सब आदमी जान रहे हैं, लेकिन उस परेशानी से निकलने का एक उपाय तो आर्थिक रूप से सक्षम होना भी तो है। कि अगर आर्थिक रूप से सक्षम होते हैं, आपके बच्चे पढ़े लिखे होते हैं, उनको रोजगार होता है, तो उन मुश्किलों से भी आप पार पा सकते हैं। तो उसके लिए कोई एजेंडा नहीं है वो ऐसी के पास, कहीं नहीं है वो एजेंडा। हमने देखा नहीं है कहीं वो कहते हो बीजेपी विरोध के अलावा, नरेंद्र मोदी के विरोध के अलावा वो कोई और बात कहते हो हमने तो सुना नहीं है कि वो कोई अस्पताल और स्कूल के नाम पर, बच्चों की पढ़ाई के नाम पर, इस नाम पर वोट मांगते हैं। हो सकता है हैदराबाद में मांगते हो, लेकिन वहां से बाहर जहां मांगते हैं वहां उस नाम पर वोट नहीं मांगते। इसके उलट प्रशांत किशोर कोई कम्युनल राजनीति नहीं करते हैं, कोई सांप्रदायिक राजनीति नहीं कर रहे हो।
वो जो बात मुसलमान को कह रहे हैं वही बात अत्यंत पिछड़ा को भी कर रहे हैं, दलित को भी कर रहे हैं, सवर्ण को भी कर रहे हैं कि आप बिहार के बारे में सोचिए, आप अपने बच्चों के बारे में सोचिए, आप स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में सोचिए, आप रोजगार के बारे में सोचिए। और ये चीज अगर अपील करती है मुसलमान को भी, और उसी अनुपात में वो कैंडिडेट देते हैं, क्योंकि वो ये जोखिम लेने को तैयार है। लालू यादव ये जोखिम लेने को तैयार नहीं है। लालू यादव तो नंबर ऑफ सीट्स कम किए जा रहे हैं। हम लोगों ने लोकसभा में ही देखा कि 2 सीटें कम कर दी उन्होंने, सीट घटाते जा रहे हैं। तो प्रशांत किशोर उनके सामने चुनौती है कि अगर वो सीट बढ़ा देंगे तो दूसरा मैसेज आएगा, कम्युनल पोलराइजेशन बीजेपी कर लेगी। प्रशांत किशोर को वो चुनौती, वो चिंता नहीं है, प्रशांत किशोर को वो डर नहीं है। वो पहले दिन से कह रहे कि हम उस अनुपात में टिकट देंगे और वहां मुसलमान नहीं देंगे जहां लालू यादव दे रहे हैं। तो उनके साथ एक सुविधा है, उन्होंने एक सिद्धांत अपना तय कर लिया है, तो वो रहेंगे, उसकी उनकी चर्चा होती रहेगी, उनके साथ उन पर डिस्कशन भी होगा, उनके उम्मीदवारों के प्रति सद्भाव भी होगा। लेकिन वोट लेने के लिए जरूरी है कि वो कोई और पूंजी अपने साथ दिखाएं। उनके साथ ये मैसेज मुसलमान में जाना चाहिए है कि जिस तरह से वो प्रभावित है उस तरह से दूसरे लोग भी प्रभावित हैं। आखिर उसी का बच्चा तो परेशान नहीं हो रहा है ना, उसी का बच्चा तो नहीं सड़क पर है, बाकी सभी जातियों के हैं, पिछड़ी जातियों के भी हैं, और उसमें यादवों के भी बच्चे हैं, अत्यंत पिछड़ी जातियों के भी हैं, दलित के भी, सवर्ण के भी, उनके भी बच्चे चौकीदार की नौकरी कर रहे हैं 10,000 12,000 रुपए में। तो वो समझते हैं कि नहीं? अगर वो समझते हैं और वो समझ करके प्रशांत किशोर के साथ आते हैं तो फिर मुसलमान को आने में कोई दिक्कत नहीं होगी, अन्यथा वो फिर अपने पुराने ढर्रे पर ही चलेंगे। चलिए, तो देखिए दोनों स्थितियां परिस्थितियां हैं कि प्रशांत किशोर और क्या जोर पाते हैं, लेकिन मुसलमानों को यह बात अच्छी नहीं लग रही है। देखिए, चुनाव के पहले फैसला करेंगे कि हम कहां जाएंगे, मतलब मुसलमान कहां जाएगा, यह बात राजनेता जो कहते हैं, इस बात पर अब मुसलमानों को आपत्ति है। तो आगे क्या, इसकी चर्चा हम जारी रखेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।